बट मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कभी भी अगर कोई एग्जाम में ये कहता है कि ट्रिक है, पहले उसका एक एग्जांपल करिए, आइडेंटिफाई करिए वो कैसे आई है। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस एक्सिस के ऊपर चैट में क्वेश्चन आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, उनमें सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो इससे कुछ भगवान, मैं बैठा हूं आज दुनिया बनाने। मैंने क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा किया और एक छोटा सा एंटिटी बना दिया जिसको मैंने नाम दिया न्यूक्लियस। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं। यहां अगर उसने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया तो आपकी ट्रेन बन जाएगी, एन हो जाएंगे। ध्यान रखने वाली चीज है, बुक्स में नहीं मिलेगी, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज पढ़ाकू बच्चा। थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमारी टीजीटी साइंस की एचटेट सीरीज दैट इज ऑकल्ट सीरीज को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। और यही चीज है जो हमें मोटिवेट करती है आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट, नोट्स और असाइनमेंट लेके आने के लिए। आपका यही सपोर्ट सिस्टम है जो हमें आगे मेहनत करने के लिए प्रिपेयर करता है। और इसी वजह से, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया, तो इसी वजह से हमने नई सीरीज हमारी शुरू की जो है बुल सीरीज। हमने आपको बोला था कि अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्रिएट होता है तो डेफिनेटली हम उनके लिए मेहनत करेंगे। और इसी सीरीज में हमारे पास आ रही है एक नई सीरीज जिसका नाम है बुल सीरीज। क्या होने वाला है इस सीरीज में, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सीरीज एचटेट एग्जामिनेशन में, खासकर पीजीटी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या लेके आए हैं हम इस सीरीज में, सबसे पहले इस बात पर देखिए। इस सीरीज में हम आपको 4 ऑप्शन डिस्कशन देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सभी कर रहे हैं, हम ऐसा क्या अलग लेके आए हैं आपके लिए। सबसे पहले तो यही सोचने वाली बात है, जितने भी YouTube पर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं उन सभी में कोई भी ट्यूटर जो है वो एक पेपर उठाता है और उसे सॉल्व करके बताता है आपको। हमने ऐसा नहीं किया है। हमने पिछले 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए, उनमें से चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस थे उन्हें सेपरेट किया और उन्हें एक फिक्स लेवल के अकॉर्डिंग अलाइन कर दिया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर वाइज हमने उसे सेपरेट किया। हमने ये एनालिसिस किया कि ये क्वेश्चंस कैसे रिपीट हुए हैं और किस तरीके से एग्जामिनर ने इनमें मॉडिफिकेशंस की हैं, ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, उन्हें पता लग जाए कि इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरीके से आएगा। दूसरी सबसे खास बात जो हम इस सीरीज में आपके लिए लेके आए हैं वो है ये 4 ऑप्शन बेस्ड सीरीज है। मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बाकी ऑप्शन एग्जामिनर ने क्या सोच के क्रिएट किए हुए हैं और क्यों क्रिएट किए हुए हैं। कैसे आप 50-50% के डाउट में आ जाते हैं जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं। तो 4 में से आपको यह तो पता लग जाता है कि हाँ ये 2 पक्का गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 ऑप्शंस में आप जरूर अटक जाते हैं। तो हमारी इस सीरीज का एक टारगेट ये है कि आपका ये जो 50-50% वाला फंडा है इसे हम कन्वर्ट कर दें 100% एक्यूरेसी के साथ। थर्ड, ये आपका टाइम बचाने वाली है और आपको ये आइडिया लगेगा कि कोई चैप्टर आपको किस लेवल का पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपने देखा, मान लीजिए कि आप एचटेट केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने एक क्वेश्चन देखा स्पेक्ट्रोस्कोपी का, आपने उठा के बीएससी लेवल की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी शुरू कर दी। वेस्टेज ऑफ टाइम हो रही है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं इस सीरीज में आपको ये बताऊंगा, क्वेश्चंस अगर आप पहले ही कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार मुझे पढ़ना किस लेवल का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़े जा रहा हूं एमएससी लेवल की, तो ऐसा नहीं करना है। यही चीज आपको इस सीरीज में पता लग जाएगी। क्या टारगेट है हमारा, क्या सोचते हैं हम आपसे, क्या उम्मीद रखते हैं हम आपसे कि इस सीरीज में आप हमें क्या सपोर्ट करेंगे, हम आपको क्या सपोर्ट करेंगे। तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको 4 ऑप्शंस जो हैं वो कंप्लीटली एनालाइज करके दूंगा। 4 ऑप्शंस किसी भी चैप्टर के वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा और बदले में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी असाइनमेंट्स अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं या ये PYQ जो हैं इन्हें अच्छे से प्रिंट करके जरूर रखिएगा। एग्जाम से 1 वीक पहले अगर आप इन्हें पढ़ के जाते हैं तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, अलग ही चीज आपको इस बार एग्जामिनेशन में दिखाई देने वाली है। ये हमारा भरोसा है और ये हमारा आपके ऊपर विश्वास भी है कि आप ऐसा
करने वाले हैं। आई होप हमारी जोड़ी इस बार आपको सक्सेस जरूर दिलवाने वाली है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक के PYQ हम करने वाले हैं, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमने बेसिक चैप्टर से शुरू किया, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम हार्ड कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स और प्रॉपर एचटेट लेवल के असाइनमेंट्स और टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रिपेयर करके रखेंगे। बस उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से मोटिवेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करते रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी बुल सीरीज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम बेसिक चैप्टर से शुरू करते हैं, धीरे धीरे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर को हम इस तरीके से कवर करने वाले हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 3। तो देखिए हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि शेल होगा एटम के चारों, न्यूक्लियस के चारों तरफ। शेल के अंदर हमारे पास होते हैं सब शेल, और सब शेल के अंदर बेसिकली एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जिसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसके अंदर हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं मैक्सिमम। एक भी हो सकता है बट 2 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। देखिए हमें n की वैल्यू दी गई है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो आंसर कैसे निकालेंगे? 2018 में यहां पर जब ये क्वेश्चन आया तो 12 ऑप्शन था, और 2020 में यहां पर 18 चेंज कर दिया गया। बस एक ये माइनर सा चेंज हुआ। मैं आपको पहले बताता हूं तरीके से, ताकि आपको ट्रिक समझ में आ जाए। ये बात हमेशा याद रखिए, ट्रिक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। जब आप चीजों को समझ लेते हैं तो आप उसे ट्रिक बना देते हैं। डायरेक्ट अगर आप ट्रिक रट के चले गए तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में जरूर गलती करेंगे। तो पहले मैं आपको तरीका बताता हूं, फिर बताता हूं कि जुगाड़ क्या है उसका, उस ट्रिक को मैंने बनाया कैसे है। देखो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास थर्ड शेल ही है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 to n-1, यानी कि 0, 1 और 2। तो हमारे पास क्या हो गई? 3 सब शेल हो गए। 0 हो गया s, ये हो गया p, ये हो गया d। अब m की वैल्यू क्या होती है? प्लस l से लेके माइनस l। ये बताएगा कि कितने ऑर्बिटल हैं हर एक सब शेल में। ये बताएगा कितने सब शेल हैं, ये बताएगा सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं। तो ये तो हो जाएगा 0, प्लस 0 से माइनस 0 जाएंगे तो 0, यानी कि एक वैल्यू है तो यहां पर एक ऑर्बिटल है। p में कितने हो जाएंगे? +1, 0 और -1, यानी कि यहां पर 3 ऑर्बिटल हैं। और ठीक उसी तरीके से +2, +1, 0, -1, -2, यानी कि यहां पर 5 ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 1, 3, 5, यानी कि टोटल ऑर्बिटल हमारे पास हो गए 9। तो आंसर हो जाएगा C। लेकिन ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आप देखिए, जब मैं n की वैल्यू मुझे दी जाती है तो मैं उसके लिए l की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, और ये क्या होती है? 0 से n-1 तक। तो n की वैल्यू में से मैंने एक माइनस कर दिया। 3 का मतलब आप कैसे काउंट करते हैं? 1, 2, 3। तो आपने सोचा कि 3 चीजें हैं, लेकिन इसने क्या किया? n-1 कर दिया, लेकिन काउंटिंग कहां से शुरू कर दी? 0 से। इसका मतलब जितना n की वैल्यू होगी उतने ही आपके पास सब शेल भी होंगे। अगर मैं कहता हूं कि थर्ड शेल है तो इसका मतलब उसमें 3 सब शेल है। अगर मैं कहता हूं फोर्थ शेल है, इसका मतलब उसमें क्या है? 4 सब शेल है। तो सीधी सी बात, जितनी n की वैल्यू होगी, जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही क्या होंगे हमारे पास? सब शेल होंगे। अब दूसरा पॉइंट देखिए, n की वैल्यू थी 3, तो सब शेल हमारे पास कितने आ गए? 9। ऐसे ही अगर ये 2 होता तो ये कितने आ जाते? 4। अगर ये 4 होता तो ये कितने आ जाते? 16। मतलब कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं? x²। मतलब जितना n का नंबर होगा उसका स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ऑर्बिटल होंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2x²। ये बन गई ट्रिक। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं कि भैया ये देखो हमने आपको ट्रिक बता दी, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। मुझे हवाबाजी करनी है, मुझे ये दिखाना है मैं ही दुनिया में इकलौता जबरदस्त टीचर पैदा हुआ हूं, तो मैं तुम्हें सीधा ये बोलूंगा, आज ऐसी ट्रिक बताता हूं चुटकी भर में हो जाएगा सवाल। n की वैल्यू हमारे पास क्या है? n की वैल्यू अगर x है तो ये तो हो गया शेल का नंबर, तो इसको स्क्रीनशॉट में रख लीजिएगा। तो सब शेल क्या हो गए?
सब शेल। बोलो कितने हो गए, बोलो बोलो जल्दी कमेंट में बताइए। x की n की वैल्यू अगर x है तो सब शेल कितने हो जाएंगे, वही हो जाएंगे भाई, x ही हो जाएंगे। ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, ऑर्बिटल हमारे पास हो जाएंगे x स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर। बेसिक रूल्स हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बन गया मैं जादूगर, दुनिया का सबसे महान इंसान जिसने 1 मिनट में ट्रिक बता दी। बट मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कभी भी अगर कोई एग्जाम में ये कहता है कि ट्रिक है, पहले उसका एक एग्जाम्पल करिए, आइडेंटिफाई करिए वो कैसे आई है, उसके बाद आप उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि ये कैसे निकाला गया है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग। अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एचटीआईटी में क्वेश्चन आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, उनमें सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है। आपको ये बताना है कि अलग अलग एटम आपको दिए जाएं तो सब में 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे आप डिसाइड करेंगे। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास अगर नॉर्मली आप देखें, कहां से आया है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उठाया गया है बोहर मॉडल से। अगर कोई मुझे कहे कि ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, नीट लेवल का क्वेश्चन है। नीट में या आईआईटी एडवांस तक ऐसे क्वेश्चन जाते हैं। एचटेट में बहुत से लोग इसको गलत करके आते हैं, कैसे होगा मैं बताता हूं। गलती ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री वाले गलती क्या करते हैं इसमें। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मूला रट के जाते हैं लोग, 1312, उसके बाद क्या है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये है हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ये, एवरेज एनर्जी अगर वो एटम में प्रेजेंट है तो हमारे पास जेड क्या है, जेड है यहां पर एटॉमिक नंबर, और एन है हमारे पास, एन है नंबर ऑफ शेल, कि कौन से शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहां से मुझे एक बात पता लग रही है, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के एटॉमिक नंबर। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा मतलब एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा, है ना। यही तो है भाई, मैथ में बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि x जो है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगी। ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मैं आपको यही चीज कह रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, फिर मैं बताऊंगा क्यों एचटेट क्लियर नहीं हो रहा है और क्यों लोगों के कंसेप्ट इतने भयानक तरीके से गलत होते हैं। देखिए, तो एनर्जी की वैल्यू जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब केमिस्ट्री वाले हैं, सबको पता होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। तो सबने सोचा कि यार पोटेशियम हैवी है, सबसे बड़ा है, जेड की वैल्यू ज्यादा है, एन की वैल्यू तो सब में सेम है 2। एस उसने लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए, क्या उसे पता है भैया, आप पढ़ के आए हैं, पढ़ा के आए हैं आप 11th क्लास में, तो उसे पता है कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तो उसने एस लगा दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ये वो कह रहा है कि भाई सबके लिए बराबरी, क्योंकि 2 के अंदर तो एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, तो इसलिए उसने बराबरी के लिए कह दिया कि सब में किसको निकाल दो, सेकंड में एस का। अब इसी हिसाब से लोगों ने इस पे क्लिक क्या किया, सी। लोगों ने इस पे क्या क्लिक किया, सी, कि सी आंसर होगा। हो गई गड़बड़, गलत है भाई, गलत है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है ये क्या है, ये नेगेटिव साइन है यहां पर। ये कौन सी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल एनर्जी नहीं है, ये मेरा न्यूक्लियस है। मैं हूं भगवान, मैं बैठा हूं आज दुनिया बनाने। मैंने क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा किया और एक छोटा सा एंटिटी बना दिया जिसको मैंने नाम दिया न्यूक्लियस। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं, यहां इंफिनिटी से मैंने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा। इंफिनिटी का मतलब है ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे इसे धक्का देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। जब भी दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। आधा चैप्टर तो मैं अभी रिवाइज करवा दूंगा। तो जब ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जितना ये नजदीक आएगा उतनी ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होती रहेगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतनी कम एनर्जी होती रहेगी। अब यहां पर देखिए,
अगर Z की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स क्या लग रही है उसके ऊपर, ज्यादा लग रही है। यानी कि हाइड्रोजन की बजाय सोडियम पोटेशियम में वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक आ रहा है। ज्यादा मान लो कि इसके पास 100 किलो जूल एनर्जी थी, यहां से ये यहां आया, 50 लूज कर दी, यहां से यहां आया 30 और लूज कर दी, बची कितनी 20, बची कितनी 20। अगर ये यहां से सिर्फ यहां आया तो 50 लूज की, बची कितनी 50। वो पूछ रहा है बची हुई एनर्जी, आप बता रहे हैं जो एनर्जी लूज कर दी, ये वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की जो उसने लूज कर दी है न्यूक्लियस तक पहुंचने में, या अपने स्पेसिफिक न्यूक्लियस के आसपास पहुंचने में, मतलब ऑर्बिटल में पहुंचने में। तो आपने बताया वो एनर्जी जो लूज हो गई, क्योंकि आपको लगा यही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, नहीं है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो उसके अंदर है, वो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हम बताते नहीं, हम हमेशा बताते हैं कितनी एनर्जी रिलीज कर दी न्यूक्लियस की विसिनिटी में आने के लिए। दैट इज द आंसर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 2s में है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, अगर वो पोटेशियम के में है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है, क्योंकि ये एनर्जी वो एनर्जी है जो लूज की, ना कि वो एनर्जी जो आपके पास है। कितनी बार रिपीटेड है क्वेश्चन, 2 बार, 3 बार, 2018, 2020, 2022, हर बार सेम क्वेश्चन, डिट्टो कॉपी, कोई चेंज भी नहीं किया भाई एग्जामिनर ने, क्योंकि उसे पता था रट्टा मार के आती है आधे से ज्यादा दुनिया, सबको ऐसे, हमारा सिस्टम ही ऐसा है भाई, चाहे हम एमएससी कर जाएं, कुछ कर जाएं, हम पढ़ते इस तरीके से हैं, रट रट के चीजों को। चलिए, तो आई होप अब आपको कंसेप्ट एक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज, अभी बताया था ना, अभी बना था ना मैं जादूगर, तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की ट्रिक अभी बताई थी 2n², क्योंकि n² क्या होते हैं, नंबर ऑफ सब शेल, किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल n² होते हैं। अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन किया था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2n²। इसे हम बोलते हैं बोहर-बरी रूल, इसे हम क्या बोलते हैं, बोहर-बरी रूल। क्लियर। अब दूसरा, कहीं ना कहीं आपको पता होता है जब आप रूल पढ़ते हैं ना एनर्जी के, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आपको लगता है कि यार n+l का भी कुछ ना कुछ होता है फंडा, तो नंबर ऑफ सबशेल पे डिपेंड करेगा, तो कहीं ना कहीं वहां से आएगा। एक उसने ऑप्शन बना दिया n², ट्रिक वालों के लिए, खासकर जो ट्रिक रट्टा मार के आए थे, एक बना दिया n+l², ताकि कंपेयर करें आप ऑप्शंस को, ये वाला या ये वाला। पहले आप ये देखेंगे, अच्छा 50-50, यार ये तो गलत है, इन दोनों में से कोई होगा। एक बच्चा जिसका कहीं और दिमाग चल रहा है, n+l चाहे तो ये वाला चाहे ये वाला, क्योंकि भाई टीचर ने बताया था n+l रूल के हिसाब से एनर्जी डिसाइड होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो उसी हिसाब से डिसाइड हो रहे होंगे। तो इस तरीके से कंफ्यूजिंग ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, सिमिलर से, एक जैसे जुड़वा से ऑप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि आप कंसेप्ट से हटके उन ऑप्शंस के ऊपर फोकस करें कि ऑप्शन क्या बनाए गए हैं। तो अगर नॉर्मल कंसेप्ट आपका पढ़ा हुआ है तो मैं हमेशा कहूंगा पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ना कि ऑप्शंस के ऊपर जाइए। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ये भी सेम रिपीटेड था, यूं का यूं 2 बार आया है, 2019 में और आई थिंक 2020 में, पता नहीं 21 में, यहां पर ये थोड़ा सा कवर हो गया है। अब देखो कहां से है क्वेश्चन, टॉपिक कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में उठाया गया है ड्यूअल बिहेवियर से, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट की जहां पर आप बात करते हैं वहां से, कि भाई लाइट जो है वो वेव की तरह चलती है। कोई भी चीज दुनिया में अगर चलती है तो वो हमेशा किसकी तरह मूव करती है, वेव की तरह। कोई भी चीज सीधी नहीं चलती है, हम भी चल रहे हैं तो हम भी वेव की तरह ही चल रहे हैं। ये हमारे पास कंसेप्ट था। अब देखिए क्या होगा हमारे पास आंसर, हमें निकालना है लैम्डा, दैट इज इक्वल टू h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। एक और याद रखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, दैट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या होता है, मोमेंटम। तो इससे क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो इससे कुछ खास चीज लेके आ सकता है, आई होप। तो अगर हमें लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है तो h की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 100 ग्राम,
वेलोसिटी कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर दो, कर देंगे सॉल्व, फटाक से गलत हो जाएगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे तभी गया, एक नंबर गया। यही तो खास बात है इस एग्जामिनेशन की कि हमारे पास हो क्या रहा है। आपको ध्यान देना है, ये सारी यूनिट एसआई यूनिट्स हैं। आप इसको एसआई में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको इसे एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट विल बी 0.1 kg, तब सॉल्व करिए। और देखना ऑप्शन उसने बनाए हैं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और आपको ऑप्शंस में अपना आंसर मिल जाता है, आपको लगता है अपनिच भगवान है, मिल गया, ये तो 100% श्योर है। अगर आप इसे रख के सॉल्व करते, ये हो जाता 10⁻³ इसे आप ऊपर लेके जाते, ये हो जाता 10⁻⁻37 और आपको लगता अरे भाई साहब वो रहा ऑप्शन, ये तो मेरा बिल्कुल सेट बैठ गया, ये तो मेरा बिल्कुल सही आंसर निकल गया। लेकिन एक्चुअल में आपको कितना लेना था 0.1 kg आपको लेना था और इसके अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना था। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 10 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 6.626 into 10⁻⁻34। ओके, क्लियर? आई होप ये चीज आपको अब समझ में आ गई है कि किस तरीके से मिस्टेक करवाता है आपसे एग्जामिनर। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास यही आंसर बनने वाला है। ये बन सकता था अगर आप इसे ऐसे ही सॉल्व कर देते। यूनिट्स का स्पेसिफिक ध्यान रखना है, तो ये टॉपिक यूनिट स्पेसिफिक था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड ऑफ डी ऑर्बिटल। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से बात करें तो हाई लेवल से लिया गया है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाई लेवल है भाई, जिसमें आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या है कंसेप्ट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का। आई होप आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, श्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में आपने इस पर जरूर ध्यान दिया होगा और वहीं से आपके पास ये चीज निकल कर आई है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। इसमें मैं आपको बताता हूं नोड क्या होता है। पहले तो ये चीज समझ लीजिए, नोड है एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, ऑलमोस्ट 0 है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंजर इक्वेशन। श्रोडिंजर इक्वेशन तो ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से उठाया गया क्वेश्चन है। क्या होती है एंगुलर नोड। तो नोड का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो। अब दो तरीके की नोड होती हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, दो तरीके की नोड हैं। एक होती है रेडियल नोड और एक होती है एंगुलर नोड। थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि क्या है ये। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। जल्दबाजी है भी नहीं भाई, कंसेप्ट सीखने हैं हमें, ये नहीं है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम करना है। तो हमारे पास दो तरीके की नोड होती हैं, एक होती है रेडियल नोड और एक होती है एंगुलर नोड। ओके, अब कैसे निकालते हैं हम ये नोड। हमारे पास है डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी एन एच साई इज इक्वल टू 0। दैट इज श्रोडिंजर इक्वेशन। कितनी डिफिकल्ट लगती है, कितनी अजीब लगती है। क्या है श्रोडिंजर इक्वेशन। अगर ये 3 डायमेंशनल स्पेस है और यहां पर न्यूक्लियस है तो एक्स एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वाई एक्सिस पर कितनी है, जेड एक्सिस पर कितनी है, एक्स वाई जेड। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन तो भाग रहा है, यानी कि टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी, ई क्या है टोटल एनर्जी, वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, भाग रहा है, वेव की तरह चल रहा है, तो टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दो यार, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एच क्या है एनर्जी के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज, जिनसे हमें आइडिया लगता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर ये न्यूक्लियस है तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट हम कभी नहीं बता पाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है
जब मैं 1s की बात करता हूं तो मैंने देखा कि यहां पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 आए। इन्फिनिटी पर भी क्या होती है, कुछ न कुछ वैल्यू आती है, 1s के लिए 0 नहीं आती है कभी भी। तो हम एक बाउंड्री डायग्राम बनाते हैं कि भैया देखो यहां पर तो बड़े कम चांस हैं, तो ये एक बाउंड्री डायग्राम बना दिया, हमने बना दिया, तो एक शेप आ गई स्फेरिकल। तो हमने कहा कि s की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। अब 2s की बात करते हैं। 2s में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, पहले इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 2s में क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। फिर एक एरिया आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। यहां पर इस एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर से इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि फिर से इक्वेशन को सॉल्व किया तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो ये जो बीच वाला एरिया है जो सर्कुलर है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी 0 है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियल नोड। इसे क्या बोला जाएगा, रेडियल नोड। ठीक है। उसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाती है। किसी प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। जैसे ये डी ऑर्बिटल्स की शेप है, अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो देखिए क्या क्या है हमारे पास। डी ऑर्बिटल्स की इन शेप्स पे अगर आप फोकस, अरे भैया, डी ऑर्बिटल्स के अगर इन शेप्स पे आप ध्यान देंगे, ये डी एक्स वाई है, यानी कि ये ऑर्बिटल एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस एक्सिस के ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इनके बीच में तो है, यानी कि इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है। तो ये एक प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड्स। दीज आर नोन एज बेसिकली एंगुलर नोड्स। तो एंगुलर नोड और रेडियल नोड दो तरीके के एरिये हैं जो हमें 3 डायमेंशनल स्पेस में ये बताते हैं कि कहां इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी मिनिमम है। कैसे निकालेंगे नोड्स, अब 2 तरीके हैं, चाहे तो आपको शेप्स पता होनी चाहिए और आप उसे इमेजिन कर सकें कि हाँ भैया यहां पर ऐसा होगा, यहां पर वैसा होगा, या फिर एक और सिंपल सा तरीका है, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है नोड्स निकालने का, नोड्स कैलकुलेट करने का। रेडियल नोड की अगर हम बात करें, रेडियल नोड्स की अगर हम बात करें तो वो कैसे निकालेंगे। रेडियल नोड्स का हमारे पास फॉर्मूला है, रेडियल नोड हम निकालेंगे n माइनस एल माइनस 1। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजीमुथल और -1। और एंगुलर नोड अगर हम निकालेंगे, एंगुलर नोड, तो ये किसके इक्वल होती हैं, l के इक्वल। जो l की वैल्यू होगी उतनी ही क्या होंगी, एंगुलर नोड। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल ऐड कर दो भाई इनको, n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, तो क्या बच गया, n माइनस 1। यानी कि अगर कोई कहे कि थर्ड शेल है, बताओ कितनी नोड होंगी, तो कितनी होंगी, 2। अगर कोई कहे फोर्थ शेल है तो टोटल एरिया बताओ कितने हैं ऐसे एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो टोटल कितने हैं, 3। इनमें से कुछ एंगुलर हो सकते हैं, कुछ रेडियल नोड हो सकती हैं। अब इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब किसके लिए पूछा गया है, डी ऑर्बिटल के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है, डी। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3। अगर आपको इन चीजों में कंफ्यूजन है कि किस तरीके से वैल्यूज आती हैं, क्वांटम नंबर कैसे आते हैं, तो होपफुली हम जल्द ही वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर देंगे एंड आई होप उसमें हम ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अभी तो हम PYQ सीरीज पे चल रहे हैं कि पढ़ना कैसे है आपको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, D के लिए वैल्यू क्या है, 2, तो L की वैल्यू है 2, तो एंगुलर नोड कितनी हो जाएंगी, जितनी L की वैल्यू होगी उतनी ही एंगुलर नोड। C इज द करेक्ट आंसर। ओके, C हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर। इस चैप्टर में कोई ऐसे ऑप्शन नहीं बनाए गए हैं कि आपको बाकियों को एक्सप्लेन करना पड़े, सिंपल ऑप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन हमारे पास ये हैं। बाकी जो हम चैप्टर्स करेंगे उनमें बड़े अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई कर दिया उसने एग्जाम में, अगर उसने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया तो आपकी ट्रेन बन जाएगी। स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो हो सकता है आपने रट दिया हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो आधी दुनिया रट के बैठी हुई है, क्या होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। बात हमारे पास कुछ और है,
बात है हमारे पास कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। एस क्या है यहां पर, एस क्या है? ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये है हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम पर। स्पिन एंगुलर मोमेंटम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया ना एग्जामिनर ने तो ट्रेन बन जाएगी भाई। ध्यान से सुनना, क्या होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम? सबको पता है, फॉर्मूला तो क्या है, अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन NH अपॉन 2 पाई। किसी अलग शेल के लिए NH अपॉन 2 पाई होता है, लेकिन हमने बोहर मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्योंकि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही एक्सप्लेन किए हैं आज तक हम उसी के बेस पर बता रहे हैं। हमें सच में नहीं पता है, हमें पता है बस कि ये थ्योरीज, ये रूल्स सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही एप्लीकेबल हैं। तो इसीलिए हम कई बार n की वैल्यू लिखते नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाती है, 1। लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन NH अपॉन 2 पाई। अगर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, उसने मान लो कि कह दिया कि कार्बन के लिए मुझे ये बताओ कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा कितना, वैल्यू अगर पूछ ली तो बात गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक बात समझिए, ये एस क्या होता है? एस दो तरीके के, एक तो होता है देखो स्पिन क्वांटम नंबर, एक हमारे पास क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो स्मॉल s से लिखा जाता है और इसकी वैल्यू होती है चाहे तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, ये फिक्स है। ओके, सबको शायद पता भी होगा। ये s कैपिटल S है, दैट इज टोटल स्पिन। ये हमारे पास क्या है, टोटल स्पिन, ना कि स्पिन क्वांटम नंबर। यहां पर आपको s की वैल्यू कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये मॉड्यूलस वैल्यू होती है। अब आप कहेंगे कि 1/2 से क्यों कर रहे हो सर, -1/2 से मल्टीप्लाई करो। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये मॉड्यूलस है। ये आपको माइनस तो सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है, वो मैग्नीट्यूड वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है कि भाई माइनस में है तो कम है, वो प्लस में है तो ज्यादा, नहीं। वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं और उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे आपकी एस की वैल्यू निकलेगी। फिर आपको इसे सॉल्व करना है। मान लो कि मैं कार्बन के लिए सॉल्व करके दिखाता हूं, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2p2, यानी कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर। अब आधी दुनिया इसमें दूसरी गलती क्या करती है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आगे ले जाती है। वो भाई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। बॉन्ड बनाने के टाइम पे ऐसा होता है, एटॉमिक फॉर्म में कार्बन ऐसा नहीं है कि चल भाई इलेक्ट्रॉन आगे चला जा, अनपेयर्ड बनेंगे, नहीं। नॉर्मल कंडीशंस में, एटॉमिक कंडीशंस में एटम इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी सिस्टम में ही रखना हमेशा पसंद करेगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो टोटल नंबर ऑफ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो s की वैल्यू रखेंगे फिर फॉर्मूले में, अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 1 एंड इट विल बी h अपॉन 2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन 2 पाई। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। डायरेक्ट फॉर्मूला, जो कि बड़ा इलीगल सा क्वेश्चन लगता है मुझे। ये हो गए नीट में, आईआईटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, यही लेवल भी बनता है आपका। और स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेट करके कि ये भी पूछ ले डायरेक्टली, एस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर, और कुछ भी ऑप्शन ऐड किए जा सकते हैं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था जिसमें फ्यूचर में मॉडिफिकेशंस किस तरीके से हो सकती हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, किस तरीके से इन फ्यूचर इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कौन सी परमिसिबल नहीं है? एन क्या होता है? एन है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता है किसी शेल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। एल है हमारे पास एजीम्यूडल सब्सिडरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो बताता है कितने नंबर ऑफ सब शेल हैं किसी शेल के अंदर। एम है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में, और एस है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एन और एल की वैल्यू देखो, एन की तो फिक्स हो जाएगी, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल क्या है। एल की वैल्यू होगी 0 to n-1, एम की वैल्यू होती है +L to -L, और ms कहिए या स्पिन कहिए इसकी तो फिक्स ही है +12 और -12। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें s की वैल्यू +12 या -12 नहीं है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखो, इस सीक्वेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे कभी भी वैल्यू बढ़ नहीं रही है। l की वैल्यू n से छोटी होगी हमेशा, m की वैल्यू चाहे तो l के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, ज्यादा नहीं होगी। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, m की वैल्यू -2 हो सकती है, n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, m की वैल्यू 0 हो सकती है, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 हो सकती है, m की वैल्यू -3 हो सकती है। n की वैल्यू अगर 3 है, l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड में हो ही नहीं सकती। मैग्नीट्यूड पे फोकस करना, 1 2 3, प्लस माइनस पे करना ही नहीं। तो l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू कभी भी -3 नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू होगी -2 से +2 तक। D इज द रॉन्ग आंसर। एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए नीचे से सॉल्व करना शुरू करना, फोर्थ ऑप्शन से, क्योंकि पहले 2 ऑप्शन बड़े रेयर चांस हैं कि ये मिलते हैं। दूसरा, अगर कभी टाइम कम हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं एग्जाम में और आपको भरना पड़ जाए, तो सी और डी में से एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है, बाकी आपकी किस्मत, सी और डी में से टिक करना, ए और बी में से टिक मत करना अगर टाइम ना हो सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर no two electron in an atom can have same set of 4 quantum numbers. The statement is according to which rule? कौन सा रूल है ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो आपको कहता है कि किसी भी एटम के अंदर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है 1s2 में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, s के लिए वैल्यू क्या होती है 0, l की वैल्यू, फर्स्ट दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, ओके, तो n की वैल्यू क्या है 1 दोनों के लिए। सब शेल क्या है s, तो दोनों के लिए l की वैल्यू क्या है 0। दोनों एक ही ऑर्बिटल में है तो m की वैल्यू भी इनके लिए क्या हो जाएगी सेम, लेकिन स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी डिफरेंट। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में, एक ही सब शेल में, एक ही ऑर्बिटल में हो सकते हैं, तो उनकी स्पिन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। अगर स्पिन सेम होगी तो फिर वो अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे, यानी कि उनकी ऑर्बिटल वैल्यू चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर वो भी सेम होगी तो फिर वो सब शेल में डिफरेंट होंगे, यानी कि चारों क्वांटम नंबर कभी भी किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं हो सकते। यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और या इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में, इसकी दूसरी स्टेटमेंट देखो क्या होती है, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फिल करते हुए इस तरीके से लिखा जाएगा। आव प्रिंसिपल जो है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सब शेल में जाएगा, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है।
क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करते हुए आ रहा है। और अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में टीजीटी वाले में मैंने ये बात बताई थी कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और ये बात 9th क्लास में आती है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं, मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, तो आपको इस तरीके से फिल करने हैं कि उनकी स्पिन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो कितनी हो गई 5 इंटू 1/2। तो ये तरीका सही है, लेकिन एक बात और है, हंस रूल ये भी कहता है कि मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आव-भाव प्रिंसिपल और पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉलेट ना हो। ये दोनों रूल भी साथ के साथ फॉलो होने चाहिए। तो इसीलिए हंस रूल ये कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे 3 ऑर्बिटल हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सभी में, और सभी सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करें। उसके बाद आप पेयरिंग करवाएंगे मजबूरी में, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो ये वो फंडा है जो बिना चीजों को, बिना रूल्स को खराब किए मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिखाता है। वरना स्पिन तो और भी चांसेस हैं ज्यादा होने के, जैसे रहा, लेकिन ये बाकी रूल्स को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो ये हमारे पास किसके बारे में था, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड। अभी बताया था भाई मैंने क्या होता है नंबर ऑफ रेडियल नोड, कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। रेडियल नोड का मैंने फॉर्मूला अभी लिखा था आपके पास कि रेडियल नोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए कि रेडियल नोड कैसे निकालते हैं। n-l-1 क्या होती है रेडियल नोड, जो सर्कुलर फॉर्म में होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो 4p के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 -1, तो कितना हो जाएगा -2, ये हो गया, तो हमारे पास बचा 2। तो रेडियल नोड कितनी है, टोटल 2 हमारे पास रेडियल नोड होंगी 4p में। अब ऑप्शंस देखिए, कोई सोचेगा कि यार शायद इसके बराबर होती हो, 4 लगा देगा। कोई एंगुलर को कैलकुलेट कर देगा कि भाई बोला गया था जो L की वैल्यू होगी वही नोड होंगी, तो वो सोचेगा कि भाई P के लिए L की वैल्यू होती है 1, तो 1 पे टिक कर देता हूं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन बनाए गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा, B होगा। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू रखी गई है यहां पे। मैं एक बार आपको फिर से इसकी इमेज एक बार दिखा रहा हूं कि हमारे पास नोड्स का मतलब क्या था। बेसिकली नोड्स हैं हमारे पास वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। जैसे ये 1s दिखा दिया, अगर यहां पर न्यूक्लियस है तो चारों तरफ देखो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। ये 2s दिखा दिया, अगर ये बीच में न्यूक्लियस था तो फिर ये एक ऐसा एरिया आ गया जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। और 3s में देखो, एक ये रहा एरिया जो ब्लैक कलर की लेयर है, एक फिर ये एरिया रहा जहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है। ये मैंने अभी आपको बताया था। ये सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी डायग्राम से। ये हमने श्रोडिंजर इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस को सॉल्व किया। जहां पर ये टच कर जाता है, जैसे ये देखो यहां पर टच कर रहा है तो ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहां पर टच कर रहा है तो ये यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड को। अगर कभी हाई लेवल का क्वेश्चन अगर आया और प्रोबेबिलिटी डायग्राम उसने आपको दिया तो ये बात याद रखिएगा, जितनी बार टच करेगा उतनी ही क्या हो जाएंगी, नोड हो जाएंगी। जैसे 3s में देखो कितनी बार कर रहा है, एक ये टच किया एक ये टच किया, 2 बार टच किया तो 2 नोड हो गई। ये यहां गलत किया हुआ, इसने ये मिलता नहीं है कभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इंफिनिटी पर भी 0 नहीं मान के चलते हैं हम। तो ये पॉइंट हो जाएगा कि ये आगे तक जाने वाला है। अगर आप एक चीज और नोट करना चाहें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और है भी आपके लेवल का ही क्वेश्चन बनेगा, वो 11th-12th में शायद वो पूछा भी नहीं जाता, ये नोट करके लिखिएगा प्लीज। इफ नोड एट इंफिनिटी इज considered then the total number of node
टोटल नंबर ऑफ नोड विल बी इक्वल टू n। देखिए टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होगा, n-1। अब मैं कह रहा हूं कि n हो सकता है, लेकिन कब? हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास यहां न्यूक्लियस है तो किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट पर भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी, कम हो जाएगी, 0.001% हो जाएगी, लेकिन 0 नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है तो उससे पहले बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना देते हैं, जिससे हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पता लगती है। तो अगर हम उसे 0 मान लें तो एक नोड हो गई इंफिनिटी पर, एटम के चारों तरफ एक नोड बन गई कि भाई इस एरिया के बाद, ये सरफेस बाउंड्री के बाद इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। अगर उसे भी आप नोड मानेंगे तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ध्यान रखने वाली चीज है, बुक्स में नहीं मिलेगी, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Only 2 electron may exist in the same orbital with opposite spin. This is the statement which follow the rule, that is again Pauli exclusion principle। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, थोड़ी सी स्टेटमेंट मॉडिफाई कर दी। 21 में आया है, 22 में भी आया है, 23 में भी आया है, ये क्वेश्चन सेम रिपीटिशन रहा है। तो लास्ट एग्जाम में आ चुका है, उससे पहले भी आ चुका है। तो इन चारों में से क्वेश्चन पक्का बनेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर क्वेश्चन आया तो यहां से एक क्वेश्चन 101% बनने के चांसेस हैं, और हर साल 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा, आपके कंसेप्ट रिकैप हुए होंगे कि किस तरीके से कंफ्यूजन हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन मॉडिफाई किए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के बाद बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है ए और बी की, और हमें बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मुझे लगा कि आप इसे एक बार सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास एक एलिमेंट है ए और दूसरा है बी। ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई बी की, क्योंकि ये मैंने अभी लास्ट जो आपको टीजीटी की ऑकल्ट सीरीज है, अभी लास्ट लेक्चर में ही मैंने उसमें ये सारी चीजें सिखाई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब कैपेबल हैं। अगर आप हमारे साथ टीजीटी साइंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन चीजों को सॉल्व कर देंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। ए हमें सबसे पहले निकालनी है वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? अगर वैलेंस शेल यानी कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2 या 3, तो यही बन जाएगी उसकी वैलेंसी, या कहिए क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा है तो आप 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये रहा वैलेंस शेल, तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। यानी कि ये दोनों ही एटम कोवैलेंसी के कंसेप्ट पे जाएंगे, यानी कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसलिए उन्हें आयंस बनने की वजह से इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देते हैं उनकी वैलेंसी को। ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इसलिए कोवैलेंसी बोल देते हैं। तो ए की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 - 5 दैट इज 3, और बी की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 - 7 यानी कि 1। अब मुझे इन दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा AB3, यानी कि A के साथ 3 B जुड़ेंगे ताकि दोनों की कोवैलेंसी को सेटिस्फाई किया जा सके। दैट विल बी द आंसर। ऐसे ही बने हुए थे AB, A2, B3, AB इस तरीके से। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। हर एक चैप्टर की हम इसी तरीके से इस सीरीज में हर एक चैप्टर को हम इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, कुछ नई चीजें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं, दैट इज Naukriman@पढ़ाकू बच्चा। And please do follow us on different platforms like Facebook, Instagram, all that, so that you can have timely your content and assignments for practice. Thank you so much for joining पढ़ाकू बच्चा।